Hello everyone, welcome to Hills Education. In this video, we are going to discuss 2017 paper part 2. So let's begin. Let's begin the question number 14th. Now here the given is the function defined by this. Okay, so this is a function. So इसमें हमको सबसे पहले फंक्शन को देखने की जरूरत है कि फंक्शन बिहेव कैसे कर रहा है. ओके, ये फंक्शन का बिहेवियर किस तरह से है. लेट्स सी दिस इज ओके. तो जो x माइनस जो जी आई ऑफ एक्स होता है जिसे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखते हैं, ये फंक्शन का बेसिक सा फंडा है. x माइनस जी आई ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. एक्चुअली दिस इज जी आई एफ ऑफ एक्स, उन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन हम इसे जी आई एफ से ही डिनोट करते हैं. ये बेसिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है. ओके, और वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी सोच के देखें. ये लीस्ट इंटीजर पार्ट जब निकल जाएगा एक फंक्शन में से तो उसमें बचेगा क्या? फ्रैक्शनली बचेगा. ओके, ये जो होता है इस फंडे से ये क्वेश्चन होगा. तो ये x माइनस एक्स यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगा. तो अब हम इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं. ओके, सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट का ये ग्राफ देखेंगे. सबसे पहले मैं इसे थोड़ा और जूम कर दूं. ये देखिए, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का ये जो ग्राफ है ये इस तरह से बिहेव करता है. ये जो यहाँ पे जो इंटीजर्स होते हैं यहाँ पे ये ब्रेक होता है और ये वैल्यू लेता है 0. ओके, लेकिन हमें यहाँ पे इसका नहीं पूछा है, लेकिन हम इससे आइडिया लेंगे ये किस तरह से बनता है. और इसमें जो देखने वाली बात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रह रही है. दिस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, but we need the fractional graph of x minus half. ओके, हमें इसकी जरूरत है. तो उसके लिए ये हमें अब ध्यान से समझिए इस बात को. हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ गिवन है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ का हमें चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तब ये बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ ही बनेगा. ओके, अब इसको अगर आपने थोड़ी बहुत भी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने पढ़ी हो तो मतलब वैसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. अगर आप खुद भी इनपुट करा कर देखेंगे तो भी सही है. अब देखें, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है. ओके, अगर हम उसमें y इक्वल टू एफ एक्स अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट या कोई भी रियल नंबर लाते हैं तब ये ग्राफ इतनी रियल वैल्यू से ओरिजिन से शिफ्ट हो जाता है. फिर अगर ये नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइड में शिफ्ट होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होगा. ओके, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर को शिफ्ट होगा, अगर ये नेगेटिव है तो नीचे को शिफ्ट होगा, क्योंकि ये वाई वाला सीधा सा ये जो है. और अगर जब हम एक्स में लगाते हैं तब एक्स में अलग बात होती है, तो वो एक्स एक्सिस की तरफ में शिफ्ट होता है. लेकिन यहाँ पे ये या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस हाफ है. ओके, क्योंकि ये x माइनस हाफ है तो ये नीचे को शिफ्ट होगा, हाफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा. जो वैल्यू यहाँ पे 1 पे अटेन हो रही थी वो यहाँ पे हाफ पे होगी, और जो 0 पे अटेन हो रही थी वो माइनस हाफ पे होगी. ओके, तो दिस इज अंडरस्टूड. ये हम समझ गए कि यहाँ पे होगा. ठीक है, अब ये माइनस हाफ पे अटेन होगी, लेकिन अब हम इंटीजर पे यहाँ पे ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी इंटीजर आएगा तब ये ब्रेक होकर 0 ही आएगा. इसलिए जैसा ग्राफ यहाँ पे एग्जैक्टली हमें यहाँ पे मिलेगा और इंटीजर्स पे 0 ही आएगा. एक इंटीजर्स पे हमें 0 मिलेगा और एक हाफ या मतलब हाफ की 3/2 ऐसी वैल्यूज पे 0 मिलेगा. ओके, मतलब आप समझ गए होंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैसे इंटीजर पर 0 नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम ये ना देखें सिर्फ ये देखें, वैसे इंटीजर्स पर ये जो यहाँ पे 0 है क्योंकि ये भी हाफ से शिफ्ट होगा, यहाँ पे हाफ ही आएगा. ठीक है, माइनस हाफ आएगा, मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इंटीजर्स पे और माइनस हाफ ही आएगा यहाँ पे इंटीजर्स पे. ठीक है, लेकिन इन्होंने इंटीजर्स पे हमें 0 दिया हुआ है तो हम इंटीजर पे 0 ही लेंगे.
यहाँ पे इंटीजर पे 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। और इस ग्राफ से क्लियरली पता लग रहा है कि ये इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि इंटीजर पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जिस तरह से ये ब्रेक हो रहा था उसी तरह ये भी हो रहा है, तो ये इंटीजर फिर नॉट कॉन्टिन्यूस आएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, देखिए यही चीज लिखी है, हमें क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि able to see that function is not continuous at z, so r minus z पे ये continuous हो जाएगा। Okay, now move to the next question, question number 15. Characteristics roots of idempotent matrix पूछा है, क्या होते हैं? Oh sorry, this is the question number 16 actually. Sorry, this is the question number 15. Okay, actually the problem in this question is that इन्होंने ये दे दिया f dash a into f dash b less than 0। अब एक्चुअली इसका जो ना ये बनता है ऑप्शन f dash c इक्वल टू 0, वो उस केस में बनेगा अगर इसका डेरिवेटिव इन्होंने कॉन्टिन्यूस दिया हो। अगर ये कॉन्टिन्यूस हो तो वो, अब देखिए कॉन्टिन्यूस तो f dash c इक्वल टू 0 बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम होती है, मैं जूम करता हूँ, कि अगर कोई फंक्शन एक इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है और उसके अगर एंड पॉइंट्स पे हमारे पास प्रोडक्ट लेस देन 0, मतलब एक पे हमें पॉजिटिव आ रही है एक पे नेगेटिव, तो उसके बीच में वो सारी वैल्यू लेगी। अब आप इसे समझिए, अगर एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, समझो यहाँ पे हमें नेगेटिव मिल रही है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे हमें नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव मिल रही है, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ तक ये सारी वैल्यूज अटेन करता है, तो बीच में नेसेसरली 0 आएगा ही। ओके, बीच में नेसेसरली 0 आएगा, तो इससे f डैश c 0 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये कंडीशन नहीं दी कि ये डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा, तो हम ये कंडीशन या तो मान लेंगे, तो और कोई ऑप्शन को हम श्योरिटी से हम कह भी नहीं सकते ना और कोई ऑप्शन आएगी, क्योंकि और ऑप्शन रिजेक्ट भी बहुत तरीके से हो सकती है। तो इसलिए यही ऑप्शन आप लगा के आए, तब यह आपका सही हो पाएगा मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप में से किसी और का कोई और सोल्यूशन आए, then definitely tell, we will definitely see. Now let's move to the question number 16. Okay, now the characteristic root of idempotent matrix are, इसमें से पहले हमें idempotent matrix जानना होगा कि idempotent matrix होती क्या है। idempotent matrix means a matrix which satisfy, मतलब for which a square equal to a. Okay, तो इसके बाद हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं। ओके, अब पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाए उसे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और उसके जो रूट्स आते हैं दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ओके, इतना हमें समझ आ गई। अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ये देखिए और जूम कर, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो हम ये देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब ये कैसे आई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसे आई, देखिए इसमें से हमें रिवर्स सोचना है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके रूट्स होते हैं दिस वन, जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। ओके, अब हमें यहाँ पे सीधा इनडायरेक्ट वे में एक इक्वेशन दी है। अब अगर हम इक्वेशन पुट करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, उसको ये आइडेंपोटेंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह से देंगे, इसमें हमें कुछ अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखें, क्योंकि ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। ठीक है, और ए की जगह एक्स रख दें, सिंपल। ओके, नाउ दिस बिकम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि इसको ये सेटिस्फाई भी कर रहा है बड़े आराम से, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो इसके रूट्स होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, और इसके रूट्स निकालने तो कोई मुश्किल बात है नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के रूट्स क्या होंगे, 1,0, and we get the answer. Okay, this is the answer, and now we got the answer. Now move to the next question. Okay, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में जस्ट बेसिक सी आपको डिफरेंशिएशन की ट्रिक लगानी है।
जो कि मतलब लग गई तो ठीक है, वरना इस क्वेश्चन को आप स्किप करें और आगे बढ़ें। वैसे स्किप इसको ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब स्कोरिंग है, इसको आप कर सकते हैं। ओके, हमें ये दिया है और हमें nth डेरिवेटिव की वैल्यू इस फॉर्म में दी है और हमसे k पूछा है कि k क्या हो। They ask us what is the value of k. Okay, now see this solution. Okay, now this is the y equal to sin ax plus cos ax, ये हमें दिया है। इसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, cos x ये आएगा, दो बार डेरिवेटिव करके ये बनेगा। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है, ये बना हमारे पास ब्रैकेट में, ये और कुछ नहीं, ये y है, तो y डबल डैश हमारे पास आ गया माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई हमारे पास आ गया। तो हमें ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में हम स्मार्टली क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इससे हमारा टाइम, और ये है हमारा टाइम सेविंग मोमेंट। यहाँ पे हमारे पास, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप वैसे ही बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये दिमाग में सोचने वाले ये कम होते हैं, क्योंकि ये हमारे पेपर में एक्चुअली होता क्या है ना, हम थोड़ा जनरल तरीके से करने की सोचते हैं, लेकिन जनरल तरीके की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल तरीके से क्या होगा, जनरल तरीके से आपको वाई एन मतलब उसको एन डेरिवेटिव में इस फॉर्म में पहले लाना होगा, फिर आप करेंगे। लेकिन अगर आपको एन दिया है, एग्जामिनर चाहता है कि आप इसको वैल्यू पुट करके ही करें, पुट एन इक्वल टू 2 इन दिस एंड यू गेट दिस। ओके, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा, के आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, कहां से आया, अब इसके लिए आपको ऊपर का रेफर करना होगा, क्योंकि जो हमने ऊपर वाई डबल डैश निकाला था उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, जो ऊपर वैल्यू निकाली थी माइनस ए स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस वाई हमने पुट की और स्क्वेयरिंग की, क्योंकि वाई हमें ये दिया है तो उसका स्क्वायर हमारे पास आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 2 sin x cos x बनेगा, जो कि इसके इक्वल होता है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और 1 और 1 कैंसिल होगा और k की वैल्यू sin 2ax आ जाएगी विदाउट अ डाउट। k की वैल्यू sin 2ax आ गई and we solve this question. This is the answer. Now move to the next question. Now let's move to the 18th question. Okay, so in this question we need to find the perpendicular equation of the pair of lines through the origin perpendicular to the pair of lines this. इस इक्वेशन में हमने निकालना है, इस क्वेश्चन में पेयर ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन थ्रू दी ओरिजिन, तो इसके परपेंडिकुलर हो, इस एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं ये किस तरह से होगा। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए, जो कि ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ओके, तो इसमें दो लाइंस होंगी, एक पेयर मतलब दो लाइंस, उस दो लाइन को हम मानेंगे y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। अब ये y इक्वल टू m1x है, इसकी स्लोप होगी माइनस m1, इसकी स्लोप होगी माइनस m2। ओके, इस इक्वेशन, अब ये m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई b आएगा और ये प्रोडक्ट इनका ये आएगा। ओके, अब ये कहाँ से आया, अब ये कैसे आता है, ये एक्चुअली है जब हम इस इक्वेशन को डिराइव करने लगते हैं तो ये m1 और m2 में एक क्वाड्रेटिक आता है, जिसका ये आता है सम और प्रोडक्ट ये आता है। इसको आपको मतलब अगर आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा, थोड़ी डेरिवेशन की होगी, तब ये आता है। लेकिन इसको अगर आप याद कर लें तो अच्छा है, क्योंकि इसको मतलब डिराइव तो हम क्या करते नहीं होते, डिराइव तो पेपर में क्या ही करेंगे, लेकिन मैंने आपको इसका जो बेसिक है वो बता दिया कि ये कैसे आता है। ओके, अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है वो जो इसके ये लाइन है इसके भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इन लाइन का ही तो ये पेयर है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy। ओके, तो इसकी परपेंडिकुलर होगी y प्लस एक्स बाई m1। तो इसके जो इन दोनों के 1 और 2 के जो परपेंडिकुलर होंगे वो हम इस तरह से देंगे। देखिए, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे वो हम इस तरह से देंगे। अब ये कैसे आया, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे।
वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको पता चल गया कि ये कैसे आया, कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके प्लीज कमेंट। होपफुली आपने कमेंट किया होगा। आई एम गोइंग टू टेल ये ऐसे आया क्योंकि अगर इसकी परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप है -m1, ठीक है, और इसके जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्योंकि परपेंडिकुलर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, ये तो मतलब आपको पता ही होगा, तो ये 1/m1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमने ये इसी से रिप्रेजेंट किया है और कुछ नहीं किया। ये हमने उसकी लाइन लिखी है परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगी। अब जो हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हम इसके परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे। ओके, सिंपली दोनों का प्रोडक्ट करके जो इसके परपेंडिकुलर है वो आ जाएगी, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करने के बाद इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा। अब सोल्व करने के बाद जो हमें यहाँ पे m1 + m2 दिखेगा, वहां पे हम ये पुट करेंगे, और यहाँ पे m1 × m2 दिखेगा, यहाँ वहां पे ये पुट करेंगे। ओके, एंड इसको फाइनली इवैल्यूएट करेंगे और ये आंसर बन जाए ay² - 2hxy + bx²। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ द 19th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ओके, द कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल, और ये सर्कल ये इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, द सेंटर ऑफ दिस इज ऑन वाई एक्सिस। नाउ वॉच दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ज्योमेट्री एक्चुअली होती थोड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कभी अगर टफ आ जाए तो इंटरेस्टिंग भी बुरी लगती है। ओके, नाउ तो दिस इज a, 0, ये सर्कल दिया है। ये एक्चुअली इसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो बेसिक लेआउट है आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि सॉल्विंग आप कर ही लेंगे। ऑलमोस्ट केसेस में आपको सॉल्विंग इतना बड़ा इश्यू होने नहीं वाला। अगर वो होता है तो आपको वो प्रैक्टिस से आप सुधार लेंगे, लेकिन जो कंसेप्चुअलाइज है उसको आप समझे। इसमें आप कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन कोड की इक्वेशन निकालेंगे, जो कि होती है s1 - s2 = 0, ठीक है। ये आपको स्टिक करना चाहिए एग्जाम में, इसमें अगर कॉमन कोड दिया है तो आप इक्वेशन तो निकालेंगे। फिर हम पॉइंट और डिस्टेंस, लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ये। और इसमें जो आपको एक कोर प्रॉपर्टी यूज करनी है वो ये है कि अगर आप सर्कल के सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉमन कोड में, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अब ये क्यों करेगा, कैसे करेगा, इसके प्रूफ में अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आप प्रूफ में जाना चाहें तो इतनी कोई मुश्किल भी नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंसी से यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये कॉन्ग्रुएंसी से बड़े आराम से ये आपको इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। ओके, तो और यहाँ पे वो निकालेंगे पाइथागोरल थ्योरम से, ये हमें पता है ये a है, ठीक है। इसकी लेंथ हम निकालेंगे पॉइंट और डिस्टेंस फॉर्मूले से, और पाइथागोरल अप्लाई करेंगे, l/2 हमारे पास आ जाएगा, उससे हमारे पास l आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद आगे कुछ नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए s1 हमें ये दिया है, s2 हमें ये दिया है, इसको इग्नोर करें, ठीक है। कॉमन कोड की इक्वेशन हमने निकाल ली, s1 - s2 = 0, ये हमारे पास कॉमन कोड की इक्वेशन आ गई। ओके, अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से a, 0, तो कॉमन कोड जो कि उसे बाइसेक्ट करेगा पॉइंट m पे, ये रहा पॉइंट m, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ये बाइसेक्ट करेगा, और इसके सेंटर को हमने c मान लिया, ठीक है। a, 0, अगर पूरी लेंथ l है तो उसके बाइसेक्टर होने के बाद उसकी लेंथ क्या होगी, l/2। ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट कॉमन कोड। ओके, एक्चुअली ये कॉमन कोड नहीं, आप अगर ध्यान से देखें कॉमन कोड का मैंने वैसे मतलब ये कॉमन लिख दिया, अगर कोई भी कोड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से उसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ OD जो यहाँ पे मतलब इक्वेशन ऑफ OD हमारे पास आ गई थी, और हमने CM की लेंथ निकालनी है जो ये है, ठीक है। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, अगर C, D कोई भी पॉइंट है और एक लाइन है x + by + c, यहाँ पे C1 लिख लेना, यहाँ पे C1, ठीक है। तो उसके बीच की जो लेंथ होती है वो इस तरह से दी जाती है, ये है पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ओके, क्योंकि यहाँ पे C0 ही है, उसको क्या ही लिखेंगे,
ठीक है, और सेंटर a, 0 है, और उसकी जो इक्वेशन आई थी हमारे पास कॉमन कोड की वो ये थी, और हमने जो निकालना था वो a, 0 के बीच में से निकालना था। ठीक है, और a, 0 के बीच में से जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास लेंथ आएगी। ठीक है, ट्रायंगल OCM इज राइट एंगल एट M, और हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। और L, यहाँ पे एक जो गलती जो आप करेंगे, ठीक है, जल्दबाजी, यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे L स्क्वायर से लेके, और गलत ऑप्शन वहाँ पे प्रेजेंट होगी। पाइथागोरस यहाँ पे L/2 का स्क्वायर करना है, L का स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हम हाफ पर अप्लाई कर रहे हैं, जो हाफ वाली लेंथ है उस पर पाइथागोरस अप्लाई की है। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास यहाँ पे L आ जाएगी, L²/4 मतलब ये आ जाएगा। इसके बाद इतना कुछ है नहीं खास, और L हमारे पास ये आ जाएगी, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। ओके, नाउ मूव टू द 20th क्वेश्चन। ओके, हमें इसेंट्रिसिटी पूछी है, ये फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी करने से पहले मैं आपको एक लेआउट ही बताना चाहूँगा, क्योंकि लेआउट ही इंपॉर्टेंट है। हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और मतलब सिंपल, उसके बाद आपको एलिप्स की इक्वेशन दिखने लग जाएगी, उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी डू दिस क्वेश्चन बाय दैट। ओके, नाउ सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लाएंगे और वाई वाली टर्म्स को एक साथ, और इसको कांस्टेंट को अलग ही रहने देंगे। अब कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, यहाँ पे 4 ऐड किया, 4 माइनस किया। ठीक है, मतलब कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें मतलब और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन में ध्यान रखना, यहाँ पे कोई कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा आराम से करना इजी के चक्कर में। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 36 आएगा। ठीक है, x - 1, उसको 36 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज a² इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, b² इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है, उसका इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर ये होता है 1 - b²/a², तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाएगी 1/5/3, और लेटेस्ट रेक्टम a कितना आएगा, a3 होगा। ओके, 2 × 4/3 8/3 आ जाएगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इसकी भी ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई इतना खास ही क्वेश्चन था नहीं मुश्किल, क्योंकि इसमें आपको मतलब सिर्फ पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ पे और कैसे यूज करना। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू दी 41st क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा, अगर आप इसे प्रॉपर ढंग से करना चाहें तो आप इसे प्रॉपर से भी करें, लेकिन ये रिजेक्शन से भी हो जाएगा, ना कोई मुश्किल है नहीं। मॉडुलस की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब जिसे मॉडुलस को डिफाइन करते हैं कि मॉडुलस एक्स जो होता है ये एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, और माइनस एक्स होता है अगर एक्स लेस देन 0। इसको ध्यान में रखकर ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस x - 1 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन और तरीके से अप्लाई होगी यही, लेकिन थोड़ी डिफरेंट वे से। नाउ लेट्स डू दिस। ओके, नाउ हमें दिया गया है ये, पहले फंक्शन को पूरी तरीके से खोल, ये फंक्शन बिहेव कैसे करे। 0 से नीचे इस तरह से होगा, ठीक है, और 0 से बाद 0 और 1 के बीच में इस तरह से होगा, और 1 के आगे इस तरह से होगा, ये बन जाए। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, देखो, जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो ये आ जाएगा 0 से नीचे, ये आ जाएगा 0 से 1 के नीचे, और ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए, पहले रिजेक्शन वाले मेथड से काम करते हैं, आगे इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये 0 से नीचे ये आ रहा है, ठीक है, ये हमेशा 0 के नीचे पॉजिटिव रहेगा f'(x), और अगर f'(x) पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग होगा, बेसिक कैलकुलस, क्योंकि अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग होगा 0 से नीचे। ठीक है, 0 से नीचे ये डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। अब देखिए, ऑप्शन इन्होंने क्या दिया, f इज डिक्रीजिंग इन -1 to 1, मतलब -1
से 0 के बीच में भी ये डिक्रीजिंग होगा, लेकिन हमने यही वे अभी प्रूव किया क्योंकि ये 0 से नीचे तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, तो डी ऑप्शन रिजेक्ट। ओके, अब हम और भी एक ऑप्शन रिजेक्ट करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव जब ऐड होंगे तब नेगेटिव ही आएगा, और ये 1 से ऊपर हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो ये डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब कौन सी ऑप्शन रिजेक्ट होगी, एफ इज एन इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, अभी हमने प्रूव किया क्योंकि 1 के ऊपर में ये अभी डिक्रीजिंग रहेगा, तो ये इंक्रीजिंग तो नहीं रह सकता, दिस ऑप्शन रिजेक्ट। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज 0। अब आप एक बात खुद सोचें, इफ यू मतलब आपको थोड़ा अगर क्या ये कभी फंक्शन 0 होगा, क्या इसकी वैल्यू कभी भी 0 आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होकर कभी भी 0 नहीं देते, ठीक है, क्योंकि और ये 0 कभी भी नहीं है, तो ये रिजेक्ट बची कौन सी, ये। बट क्योंकि अभी हम एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी आर लर्निंग, तो हम इसे फुल प्रूफ से भी जाएंगे, ठीक है, मतलब और ऑप्शन रिजेक्ट होगी, लेकिन अभी इसको वेरीफाई करना बाकी है, ठीक है, जो 0 से 1 के बीच में फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में सपोज इसका कोई मतलब आप ये देख लें, कोई मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये लोकल मिनिमम यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास एक्स इक्वल टू हाफ आएगा, ठीक है, हमारे पास एक्स इक्वल टू हाफ आएगा, और एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि एफ डबल डैश एक्स है, जो एफ डबल डैश एक्स एट हाफ एक्स इक्वल टू हाफ, ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू हाफ वी गेट मिनिमम, ओके, लोकल मिनिमम जो हमें होता है मिलेगा, तो इसको हम पुट करेंगे फंक्शन में, तो हमारे पास 4/3 वैल्यू आएगी, तो मतलब ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमारे पास लोकल मिनिमम 4/3 आएगी। अब इसे रिजेक्शन से भी कर सकते हैं, अगर फुल प्रूफ मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ओके। और आगे कुछ क्वेश्चंस जो बचे थे, जैसे कि 8th एंड 9th क्वेश्चन, जो कि मतलब वो थे ग्राफिकल क्वेश्चन थे एक्चुअली, उसमें कुछ वो इस वक्त सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, तो उसे आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पिछली बार मैंने छोड़े थे 8th और 9th क्वेश्चन, ओके, तो वो फिर ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चन थे, अगर आप उन्हें करना चाहें तो मतलब उन्हें करने की जरूरत नहीं है, मेरी रिकॉर्डिंग आप ना ही करें, क्योंकि पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप उसे करने जाएंगे तो आप उल्टा कंफ्यूज ही होंगे, क्योंकि सिलेबस तो एक्चुअली यही नहीं होने को आता है, इसलिए आप उसे इग्नोर करें, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 2, लेट्स सी यू इन पार्ट 3, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द हिल्स एजुकेशन and like the video and subscribe our channel. Thank you very much.